दोपहर में जब दिव्या कॉलेज से घर लौटी तो देखा पिताजी घर पर ही थे। माँ उनके घुटनों की सिकाई कर रही थी। उसने माँ को बैठने को कहा और स्वयं अपने छोटे से पर्स में से एक छोटी शीशी में से तेल निकालकर मालिश करने लगी। दोनों छोटी बहनें माँ से खाना परोसने की जिद कर रही थी। झुंझलाई हुई माँ एक तेज सांस भर उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाते हुए निधि और जया को खाना परोसने लगी। खाना खिलाते खिलाते माँ रोज की तरह महंगाई का रोना रोने लगी। बाजार में जाओ तो महंगाई ने आग लगा रखी है। फलों का तो दाम पूछते ही डर लगे हैं। अब दिव्या भी हाथ धोकर कपड़े बदल रसोई में आ गई। लाओ माँ, मुझे भी परोस दो। माँ का बड़बड़ाना तुरंत बंद हो गया। खाते खाते दिव्या बोली, माँ, अभी मुझे फिर जाना है। वह जो बड़ी कोठी वाले शर्मा जी है ना, वो अभी रास्ते में मिले थे। वो अपने दोनों बच्चों की ट्यूशन के लिए कह रहे थे। मैंने स्वीकृति दे दी। माँ को मन में तो बहुत तसल्ली सी हुई, पर दिखावा कर कहने लगी, ना दिव्या ना, उन्हें कल मना देना। ना दिव्या ना, उन्हें कल मना कर देना तो कितना खटेगी हम सब के लिए। दिव्या भी माँ की दोहरी मानसिकता से बखूबी अवगत थी, इसलिए कुछ ना बोली। दिव्या के पिताजी आलोकनाथ जी शुरू से ही ढीले ढाले किस्म के व्यक्ति रहे हैं। बिजली विभाग में क्लर्क थे। पहले पहल जब दिव्या का जन्म हुआ तब सब कहने पर घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जब निधि और जया का जन्म हुआ तब कमला और आलोकनाथ निराशा के अंधकार में घिर गए। बेटे की चाह में दो बेटियां हो गई। अब उन्होंने मन में दबी एक बेटे की इच्छा को मन में ही दफन ही कर दिया। दिव्या सबसे बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। सादगी और सुंदरता की अनोखी मिसाल थी। निधि और जया भी अपनी बड़ी दीदी का अनुसरण करने की कोशिश तो करती, पर उनकी चंचलता आड़े आ जाती। दिव्या सामाजिक विज्ञान में एमए कर रही थी। शाम को 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। उनके साथ पड़ोस का बड़ा मकान त्रिपाठी जी का था। उनके बड़े बाजार में आभूषणों की दुकान थी। अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। दिव्या अक्सर पढ़ने के लिए एकांत की तलाश में छत पर चली जाती। नीचे तो निधि और जया की छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते। माँ का उन पर बरसना जारी रखती थी, जिससे पढ़ने में उसकी एकाग्रता भंग हो जाती थी। पता नहीं इत्तेफाक से या जानकर दिव्या को उसके साथ वाली छत जो त्रिपाठी जी की थी उस पर उनका बेटा देवांश दिखाई दे जाता था। ये संयोग था या कुछ और था, दिव्या समझ नहीं पाती। वह एकाग्रता से पढ़ती रहती। कभी कभी छत से उतरते चढ़ते दोनों की नज़रें मिल जाती तो एक मंद सी मुस्कान देकर पलट जाते। देवांश की छोटी बहन प्रिया भी बीए में उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। वह बड़ी ही नम्र और सुंदर थी। कभी कभी पढ़ाई की कोई परेशानी लेकर दिव्या के पास आ जाती। दिव्या बड़े प्यार से उसकी परेशानी का समाधान कर देती, जैसे अपनी छोटी बहनों का करती थी। सुमित्रा जी भी जब उनके घर हालचाल पूछने आती तो खाली हाथ न आती, फल या मिठाई लेकर जरूर आती थीं। आलोकनाथ और कमला संकोच से दब से जाते। दिव्या को भी यह अच्छा नहीं लगता। अक्सर सुमित्रा जी के जाते ही निधि और जया फल या मिठाई पर टूट पड़ती तो दिव्या उन पर बहुत नाराज होती थी। दिव्या को हमेशा अपने और अपने परिवार के आत्मसम्मान के प्रति सजग रहती थी। एक दिन त्रिपाठी जी के घर से उनके बेटे देवांश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन था। आलोकनाथ जी को भी कथा और भोज में सपरिवार आने का आमंत्रण था। आलोकनाथ जी ने तो घुटनों के दर्द के चलते वहां जाने से मना कर दिया। दिव्या ने माँ को जया और निधि के साथ जाने की सलाह दी। ऐसे में देवांश को कोई तोहफा देना बनता था। बड़े सोच विचार के बाद दिव्या ने सुझाया, माँ, वो एक सिल्क के कपड़े का पीस जो कॉलेज में मंत्री महोदय ने 26 जनवरी पर उसकी कविता पर इनाम के रूप में दिया था, उसी का कुर्ता सिलवा तोहफे में दे देते हैं। माँ को बात सही लगी। दिव्या तुरंत बाजार जाकर अंदाज से नाप देकर कुर्ता सिलने को दे आई। जन्मदिन वाले दिन त्रिपाठी जी के घर बहुत चहल पहल थी। कथा के बाद शानदार भोज था। दिव्या तो अपने पिता के पास ही रही थी।
माँ के साथ निधि और जया को भेज दिया। घर वापस आकर निधि और जया उसी भोज की चर्चा करती नहीं थक रही थी। ये देख दिव्या ने ये दोहा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव देख, पराई चुपड़ी मत ललचावे जीभ, सुनकर उनकी इस चर्चा पर विराम लगवाया। आलोकनाथ जी घुटनों का दर्द जब असहनीय हो गया तब उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। मासिक वेतन ने सिमटकर पेंशन का रूप ले लिया। आमदनी कम और खर्च वही था। माँ सारे दिन निधि और जया को बिना वजह कोसती रहती। दिव्या से यह सब सहन न होता। वह उन्हें जुबान पर लगाम रखने को कहती तो माँ उसी पर बरसने लगती। अब दिव्या एमए के बाद बीएड कर रही थी। एक दिन दिव्या कॉलेज से जल्दी आ गई थी। निधि और जया का इंतजार कर रही थी। तीनों मिलकर खाना खाती थी। अचानक देवांश वही सिल्क का कुर्ता पहने हुए आ खड़ा हुआ। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने आगे पढ़कर आलोकनाथ जी के चरणों को स्पर्श किया और बोला, अंकल जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एम.कॉम का रिजल्ट आ गया। अब पढ़ाई खत्म करके मैं पिताजी के साथ शॉप पर ही बैठूंगा। पिताजी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। आलोकनाथ जी ने भी आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं भी दी। दिव्या चाय बना लाई। दिव्या की माँ भी वहीं बैठी थी। वह देवांश के सामने अपनी गरीबी और बेटियों की शादी का रोना रोने लगी। दिव्या का क्रोध से चेहरा तमतमा गया। आलोकनाथ जी ने बात को बदलकर कुछ और चर्चा शुरू कर दी। दिव्यांश के जाने के बाद दिव्या और माँ की कहासुनी हो गई। दिव्या बिना खाना खाए लेट गई। माँ भी लगातार बड़बड़ाती ही रही। कुछ समय बाद दिव्या का बीएड पूरा हो गया था। दिव्या के कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम किरण अग्रवाल जी को दिव्या से बहुत स्नेह था। दिव्या की काबिलियत की वह कायल थी। दिव्या के घर की माली हालत के बारे में वह अच्छी तरह से जानती थी। इंदौर में उनकी बहन भी एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उसने दिव्या को वहाँ लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करवाया। दिव्या ने कॉलेज में टॉप भी किया था और साथ ही प्रिंसिपल मैडम की सिफारिश भी थी। दिव्या पहली बार अकेली इतने बड़े शहर इंदौर जा रही थी। स्टेशन पर कॉलेज के प्रशासन की ओर से उसके लिए गाड़ी भेजी गई थी। इंटरव्यू तो औपचारिकता मात्र था। 4 दिन बाद ही दिव्या जॉइनिंग लेटर मिल गया, लेकिन उसमें उसे लेक्चररशिप के साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का कार्यभार भी सौंपा गया। दिव्या की योग्यता देखकर उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु वहाँ की सीनियर लेक्चरर ईर्ष्या से भड़क उठी। वो बहुत सालों से इस पद की आस लगाए बैठी थी, परंतु केवल योग्यता के बल पर एक नई और युवा लेक्चरर उनके अरमानों पर पानी फेर गई। ये उम्मीद उन्हें नहीं थी। स्टाफ रूम का मौसम बहुत गर्म हो गया था। सुरभि और नेहा, दो युवा लेक्चरर को छोड़कर किसी ने दिव्या का स्वागत नहीं किया। शांत स्वभाव दिव्या ने मौन मुस्कुराहट को अपना अस्त्र बनाकर सारा कार्यभार वहन कर लिया। कॉलेज के परिसर में ही इसे अन्य लेक्चरर के साथ बंगला दिया गया। साथ ही घरेलू कामकाज करने के लिए एक नौकरानी और माली की सुविधा भी दी गई। दिव्या को तो अपनी तकदीर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खुशी से भरी दिव्या अपना सारा सामान आदि लेने घर वापस आई तो सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पिता आलोकनाथ जी आह भर के बोले, मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा पाया तो दिव्या को आज अविवाहित ही विदा कर रहा हूँ। दिव्या ने पिता को आश्वासन देते हुए कहा, पिताजी आप दिल छोटा ना करिए, आप ही ने तो पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए मैं कुछ बन सकी। दोपहर का सारा भोजन दिव्या की पसंद का बना। भोजन के समय बातें करते करते अचानक माँ कहने लगी, दिव्या तेरे जाने के बाद एक दिन देवांश की माँ तेरे बारे में पूछने आई थी। मुझे कहने लगी अपनी दिव्या का रिश्ता हमारे देवांश से कर दो। मुझे तो दिव्या बहुत पसंद है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने तो साफ मना कर दिया है। हम आमने सामने के पड़ोसी हैं, लोग 10 तरह की बात करेंगे और दिव्या की बदनामी होगी। माँ कुछ देर चुप रहकर बड़े अभिमान से बोली, आज तुम कुछ बन गई हो तो रिश्ता लेकर चली आई। ये सुनकर दिव्या स्तब्ध रह गई। माँ ने ये क्या कर डाला? देवांश
क्या सोचता होगा? कम से कम मेरे से राय तो ले लेती माँ। पिताजी की तो कभी चलने नहीं देती थी। आलोकनाथ जी भी असमर्थता का आवरण ओढ़े चुप्पी साध लेते थे। दिव्या खाना छोड़ बीच में ही उठ गई। ये देख माँ ताड़ गई कि कुछ दाल में काला है। माँ झुंझलाकर बोली, दिव्या, ये परोसा खाना छोड़कर उठ जाने का क्या मतलब? सुमित्रा को मना कर, क्या मैंने गलत किया? इधर तूने इतनी अच्छी नौकरी मिली है, बंगला, नौकर, चाकर, माली और क्या चाहिए? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बुरे दिन बदल रहे हैं। ये सुन दिव्या का मन तड़प उठा। सोचने लगी, मेरे मन के भाव का क्या? अपना दर्द किसे सुनाऊं? देवांश के बारे में सोचकर उसकी आंखें भर आई। बिना कुछ जवाब दिए वह अपने सूटकेस में सामान रखने लगी। दोनों बहनें भी चहक रही थी। दोनों दौड़ दौड़ कर दिव्या का सामान इकट्ठा करने लगी। दिव्या ने दोनों को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। बहनें भी मुंह बिचकाकर चली गईं। उसे अब इस घर में एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। समय से पहले ही उसने रिक्शा मंगवा लिया। अकेले ही सामान उठाकर रिक्शे में रखने लगी। जाते समय पिता को दवाई समय पर खाने और नियम से मालिश करवाने की हिदायत दी। बहनों को भी मन लगा के पढ़ने का आदेश दिया। बस माँ को कुछ नहीं कहा। माँ एक डिब्बे में सवेरे से बना रही मठरी और बेसन के लड्डू देने आगे बढ़ी तो दिव्या ने मना करते हुए कहा, माँ, इंदौर जा रही हूँ, कोई बनवास पर नहीं, यहीं रख लो, आप सबके काम आएगा। माँ चुप खड़ी रह गई। दिव्या जैसे ही रिक्शा में बैठने लगी तो साथ वाली छत पर देवांश दिखाई दिया। आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। दिव्या ने उसे देखकर सिर झुका लिया। रिक्शा चल दिया। स्टेशन पर दिव्या को लेने गाड़ी आई हुई थी। भारी मन से दिव्या अपने बंगले में पहुंच गई। कॉलेज के हेड क्लर्क ने उसे बंगला दिखाते हुए उसका मालती नाम की एक औरत से परिचय करवाया जो उसके घर के सारे घरेलू कामकाज करेगी। अगले 1 महीने तक दिव्या बहुत व्यस्त रही। उसे दिए गए टीचिंग पीरियड और हॉस्टल में आई स्टूडेंट के कार्य दोनों को एक साथ करना और दोनों कामों में तालमेल बनाने में ही पूरा समय निकल जाता। मालती एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती। सुरभि नाम की एक सहेली भी उसे मिली जो किसी बड़े व्यापारी की बेटी थी। उसकी सगाई हो चुकी थी। उसका मंगेतर अमेरिका पढ़ाई के लिए गया था। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे में अपनापन मिला। सुरभि इंग्लिश नॉवेल पढ़ने की बहुत शौकीन थी और दिव्या से उन नॉवेल्स की चर्चा करती रहती। दिव्या काम करते करते सुनती रहती। दिव्या को फुर्सत ही कहाँ होती थी। वह दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को बिना झिझक कह देती थी। छुट्टी वाले दिन मार्केट भी चली जाती थी। सीनियर में से कुछ को छोड़ अधिकतर लेक्चरर्स उनसे जलती थी। नए साल की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। दिव्या जब पहले दिन अपना लेक्चर देने क्लास में गई, सब लड़कियों के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान और भाव दिखाई दे रहे थे। दिव्या ने उसे अनदेखा कर बड़े प्यार से उनके नाम पूछे, उन सबका परिचय लिया और अपना परिचय दिया। अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी छात्राएं मंत्रमुग्ध हो लेक्चर में लीन हो गई। प्रत्येक क्लास में दिव्या को छात्राओं की ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली। छात्राओं में दिव्या मैडम के रूप रंग और अध्यापन के चर्चे हो रहे थे। दिव्या ने भी खुशी की सांस ली। उसने कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। किरण जी के विश्वास को और मजबूत करना चाहती थी कि उनका दिव्या का इस पद के लिए किया गया चुनाव सही था। दिव्या नियम से अपने लिए खर्च के पैसे रख बचे हुए सारे रुपए घर भेज देती थी। अब वह इतने बड़े कॉलेज की लेक्चरर और वार्डन थी, इसलिए उसे कुछ अच्छी ड्रेसेस भी खरीदनी पड़ी। उसने अपने बंगले को बहुत ही कलात्मकता से सजाया। उससे बाहर से आने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। बगीचे में मनपसंद फूलों के पौधे और रात रानी की बेल लगवा ली। बहनों और माँ की चिट्ठियाँ आती रहती थी। हर चिट्ठी में बहनों की कुछ फरमाइशें होती और माँ हिदायत की खर्च से किफ़ायत करना। कभी कभी शांत सौम्य दिव्या का मन क्रोध से भर उठता। फुर्सत के समय सुरभि आ जाती तो दिव्या का दिल बहल जाता। एक दिन दिव्या अपने ऑफिस में बैठी हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के दिए गए कुछ पत्रों को देख रही थी।
किसी को रूममेट से शिकायत थी तो किसी को कुछ अन्य परेशानी थी। उसी समय चपरासी ने उसे सूचना दी, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। नई जगह में उससे कौन मिलने आया होगा? उसने अंदर भेजने की आज्ञा दे दी। एक नौजवान खूबसूरत से लड़के ने प्रवेश किया। नौजवान ने संकोच से कहा, मैडम मैं इस कॉलेज की वार्डन मैडम से मिलने आया हूँ। दिव्या ने पूछा, आप कौन हैं और उनसे क्या काम है? जवाब में नौजवान ने बताया कि वह राघव है। अभी 2 दिन अपने घर जो रांची में है वहाँ से लौटा है। वहाँ से हमारी पड़ोसन पुष्पा आंटी ने इस कॉलेज की वार्डन के लिए मेरे हाथ कुछ सामान भिजवाया है, उनको वही देने आया हूँ। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, आइए मैं ही दिव्या हूँ और मैं ही इस कॉलेज की वार्डन हूँ। उसे पुष्पा बुआ की याद आई। वह पापा की एकमात्र बड़ी बहन थी। बरसों पहले उनका विवाह रांची में एक बड़े अमीर घराने में हो गया था। वह रक्षाबंधन या भाई दूज पर कभी कभी उनके घर आती थी। सबसे उन्हें बहुत प्यार और स्नेह करती थी। बचपन में सब बहनें उनकी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए कभी कभी ही आ पाती हैं। पिछले साल जब वो सतना आई थी तब पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती थी। हम सब उनकी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते थे। शायद साड़ी ही भेजी होगी। ये सुन दिव्या उत्सुक हो उठी। तभी दिव्या को उस नौजवान का ध्यान आया। वह अपलक उसी को निहार रहा था। वह संकोच से भर उठी। उसने तुरंत बेल बजाकर बाहर खड़े चपरासी को बुलाया और कॉलेज कैंटीन से ठंडा और सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। तो नौजवान नम्रता से बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलूँगा। दिव्या बुआ जी के पड़ोसी को ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी। उसने आग्रह करके उसे रोक लिया। दिव्या ने चुप्पी तोड़ते हुए उस नौजवान से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? यहाँ किस कॉलेज में पढ़ते हैं? नौजवान जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं राघव हूँ। यहाँ इंदौर में एक फॉरेन कंपनी में नौकरी करता हूँ। ये सुनकर दिव्या शर्म से लाल हो गई। बोली, क्षमा कीजिए, मैं आपको किसी कॉलेज का स्टूडेंट समझ बैठी थी। इस पर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं कौन सा आपको वार्डन समझता था? आप तो इतनी कम उम्र हैं, आपसे लड़कियां कैसे डरती होंगी? कहकर अचानक चुप हो गया। दिव्या अन्यथा ना ले ले इसलिए बात बदलकर पूछने लगा कि आपके घर में कौन कौन है? दिव्या ने सबके बारे में बताया तो वह कहने लगा, मैं तो इकलौता ही हूँ, इसलिए बहुत ज़िद्दी भी हो गया हूँ। ये कहकर जाने को खड़ा हो गया, पर उसकी नज़रें दिव्या के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। दिव्या भी नज़रें झुकाकर बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके जाने के बाद ना जाने क्यों दिव्या का मन कुछ बेचैन सा हो उठा था। वह रात भर करवटें बदलती रही, राघव के बारे में सोचती, अब वो यहाँ क्यों आएगा? ये सोचते सोचते ना जाने कब नींद के आगोश में समा गई। दिव्या 27 वर्ष की हो चुकी थी, पर उसके चेहरे की मासूमियत, कोमलता, सादगी से भरा अनोखा आकर्षण किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। क्लासेस में जब वह लेक्चर देती तो वह इतना प्रभावशाली होता कि छात्राएं मंत्रमुग्ध हो सुनती और समझती थी। दिव्या को लेक्चर देते समय कभी किसी तरह के नोट्स, किसी किताब या कागज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत जल्दी ही दिव्या छात्राओं में लोकप्रिय हो गई। अधिकतर सभी सीनियर दिव्या का नुक्स निकालने का मौका खोजते रहती, उसे उकसाने वाली बातें करती, परंतु दिव्या बड़े धैर्य से मुस्कुराकर निकल जाती। रविवार की छुट्टी थी। दिव्या और उसकी सहेली सुरभि ने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मार्केट में सुरभि ने तो एक के बाद एक बहुत सारी ड्रेसेस खरीद डाली। बेचारी दिव्या संकुचित केवल ड्रेस देखते ही रही। लेकिन सुरभि ने जब बहुत जिद की तब माँ के लिए एक साड़ी खरीद ही डाली। ज़्यादा खरीदती तो सारा बजट गड़बड़ा जाता। घूमने से दोनों बहुत थक गई थी, इसलिए एक कॉफ़ी हाउस में चली गईं। वहाँ कॉफ़ी का ऑर्डर देकर बैठ गईं। अचानक दिव्या की नज़र सामने बैठे राघव पर पड़ी। शायद वह किसी मीटिंग में आया था। शायद कोई गंभीर चर्चा चल रही होगी। राघव को ऐसे गंभीर देखकर दिव्या के चेहरे पर अनायासी एक मुस्कान आ गई।
सुरभि ने जब उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो उसने सुरभि को उस दिन वाली घटना बता दी जब राघव को स्टूडेंट समझने की भूल बैठी थी। अचानक राघव की निगाह भी उन पर पड़ गई। उसने अपने साथ वाले व्यक्तियों को कुछ कहा और उठकर उन दोनों के पास आ गया। दिव्या ने राघव से सुरभि का परिचय करवाते हुए कहा कि यह मेरी एकमात्र प्रिय सहेली सुरभि है। राघव ने मुस्कुराकर सुरभि को अभिवादन किया। चलिए, मेरी आज की मीटिंग सार्थक हो गई। देखिए, आप दोनों से मुलाकात हो गई। दिव्या ने राघव से धीरे से पूछा, यह आपकी क्या ऑफिशियल मीटिंग है? राघव बोला, हाँ, वही चल रही है। इस पर दिव्या बोली, तो आप क्यों उठाए? राघव हंसने लगा, बोला, अचानक बहुत दिनों बाद आपको देखा तो आपसे बात करने का लालच खींच लाया। सुरभि जोर से हंस पड़ी, परंतु दिव्या ने संकोच से सर झुका लिया। राघव ने कहा, आप कुछ देर रुकिए, मैं मीटिंग खत्म होते ही आप दोनों को अपनी कार में कॉलेज पहुंचा दूंगा। परंतु दिव्या ने इनकार कर दिया। हॉस्टल आकर सुरभि दिव्या पर बरस पड़ी, बोली, दिव्या, वह भला लड़का हमें कॉलेज छोड़ने के लिए तत्परता से कह रहा था, तो तुमने क्यों मना कर दिया? दिव्या हंसकर टाल गई। घर आई तो मालती उसे एक पत्र भी थमा गई। बोली, कल से आया हुआ है। पत्र माँ का था। वही पुरानी बातें दोहराई गई थी। पिताजी के लिए कोई अच्छी दवाई भेजने की मांग थी। आखिर की लाइनों में लिखा था कि पड़ोस वाली सुमित्रा के बेटे देवांश का भी विवाह हो गया है। बड़े संपन्न घर की बहू आई है। ये पढ़ते ही दिव्या के दिल में टिमटिमाता उम्मीद का एक छोटा सा दिया बुझ सा गया। उसके सामने एक बार देवांश को वह गहरी उदासी में डूबा हुआ चेहरा याद आ गया जब वह इंदौर जा रही थी और वह छत पर खड़ा था। एक गहरी सांस ले वह लेट गई। मालती को खाना लगाने से मना कर दिया। मालती प्रौढ़ महिला थी, दिव्या से बेटी जैसा स्नेह रखने लगी थी। एकदम अधिकार से बोली, दिव्या बेटी, तुमको बिना खाए सोने नहीं दूंगी। एक थाली परोस लाई और जबरन खिलाने लगी। दिव्या की आंखें छलक आई। दिल में छिपा दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। जिंदगी यथावत चलने लगी। सुरभि आ जाती तो समय निकल जाता। उसका मंगेतर भी कुछ महीनों में लौटने वाला था। वह अक्सर उसी की बातें करती रहती। एक रविवार वह बाल धोकर अपने लॉन में बैठी थी। उसे कभी कभी मिलने वाले यह फुर्सत के क्षण बहुत अच्छे लगते थे। अचानक गेट पर उसकी नज़र पड़ी। राघव हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। उसे देख उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह अचकचा के उठ खड़ी हुई और बोली, आप यहाँ? राघव हंस पड़ा और बोला, मुझे देखकर आप तो ऐसे घबरा उठी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। दिव्या शर्मा गई। वह शिष्टता से राघव को अंदर ले गई। मालती को चाय बनाने को कह स्वयं अपने बिखरे बाल समेटने लगी। राघव भी बेतकल्लुफ होकर बोला, भाई, हम तो लंच के इरादे से आए हैं, आप तो चाय से ही टालना चाह रही हैं। दिव्या का चेहरा गुलाबी हो गया। बोली, नहीं, आप खाना खाकर ही जाइए। राघव अपने हाथ में लाए पैकेट को दिव्या को देते हुए बोला, ये आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया था। वो बातों ही बातों में राघव ने बताया कि बहुत दिनों से माँ वाराणसी जाने का आग्रह कर रही थी, पर ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। अचानक बॉस मेहरबान हुआ तो माँ की इच्छा पूरी करने उनके साथ वाराणसी चला गया था। कल शाम को ही हम लौटे हैं। माँ ने अपने कुल देवता की पूजा के बाद वाराणसी की सैर की। उन्होंने आते समय अपने कुछ नाते रिश्तेदारों के लिए बनारसी साड़ियाँ भी खरीदी, तो मेरे दिल में भी तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए एक साड़ी तुम्हारे लिए भी खरीद ली। ये रंग तुम पर खूब जचेगा। ये कहते हुए उसने साड़ी का बैग दिव्या को थमा दिया। दिव्या संकोच में डूब गई। फिर बोली, मैं तो इतनी महंगी साड़ी कभी पहनती भी नहीं हूँ। राघव बोला, दिव्या, तुम मेरे दिल और दिमाग से निकलती ही नहीं हो। बहुत दिनों से तुम्हारे घर आने का बहाना खोज रहा था, परंतु आज बिना बहाने के ही आ गया। जिस दिन से तुम्हें कॉलेज की इतनी खूबसूरत वार्डन के रूप में देखा था, उस दिन से मेरी तलाश पूरी हो गई। जो छवि बरसों से मेरे दिल और सपनों में समाई हुई थी, उसका मूर्त रूप तुम ही थी। बस उसी पल तुम मेरे मन में समा गई। काश मैं भी आपके कॉलेज के हॉस्टल में रह पाता।
दिव्या अब गंभीर होकर बोली, राघव जी, अब हंसी मजाक बहुत हो चुका। राघव भी अब गंभीर हो गया और बोला, दिव्या जी, मैं लाग लपेट वाली बातें करने का तो अभ्यस्त नहीं हूँ। जो मेरे मन में है वह कह दिया। तुम मेरे मन में उसी दिन समा गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। ये कहते कहते राघव भावुक हो उठा। दिव्या, सच कहूँ, बचपन से ही अकेले रहा हूँ। माँ पापा का प्यार तो भरपूर मिला, पर सच्चा दोस्त कभी नहीं मिला। मेरे भाई बहन कोई नहीं थे। पापा यही चाहते थे कि मैं उन्हीं जैसा रुतबा प्राप्त करूं। पढ़ाई लिखाई और किताबें ही साथी थे। परंतु तुम्हें देखते ही ये महसूस हुआ कि दिल को जिसकी तलाश थी वो पूरी हो गई। मैं तो तुम्हारी बुआ जी का हमेशा आभारी रहूंगा, जिनके कारण मेरा तुम्हारे साथ परिचय हुआ। राघव अपने ही राग में बोलता जा रहा था। दिव्या, तुम्हें देखते ही कुछ ऐसे अपनेपन का एहसास हुआ जैसे तुम्हें बरसों से जानता हूँ। दिव्या को विवश होकर राघव की बातों को बीच में ही काटना पड़ा। वह बोली, राघव, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। माना कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए वही सारी भावनाएं हैं। मैं तो उम्र में भी तुमसे बड़ी ही हूँ। उस पर कॉलेज की गर्ल हॉस्टल की वार्डन हूँ। ये प्यार और लगाव मेरे जैसे लोगों की तकदीर में नहीं होता। ये कहकर दिव्या ने मुंह फेर लिया। यद्यपि यह कहते हुए दिव्या को बहुत मानसिक यंत्रणा हो रही थी। राघव जैसा लड़का उसके लिए तो आसमान के चांद से कम नहीं था। उसे पाकर तो कोई भी लड़की स्वयं को किस्मत वाली मानती। राघव में क्या कमी थी? कार्तिकेय जैसा खूबसूरत रूप रंग, उच्च शिक्षित, बड़ी कंपनी में नौकरी और अच्छे परिवार का इकलौता बेटा। परंतु क्या करे, जब वही अपने भाग्य में अमावस लिखवा के आई थी, कोई पूर्णिमा उसके नसीब में नहीं आई। राघव समझ चुका था कि दिव्या मन ही मन उसे पसंद करती थी, परंतु उसके जीवन में भगवान ने कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं खींच दी है, उन्हें पार करना उसके लिए असंभव था। राघव जानता था कि दिव्या के दिल में उसके लिए प्यार छिपा हुआ है। राघव के सामने वह खामोश और गंभीर चोले में रहती है। कभी कभी यह चोला अनजाने में खिसक जाता है। तब दिव्या की निगाहों से बरबस छलकते प्यार के सागर को उमड़ते वह देख चुका है। दिव्या भी जानती थी कि राघव का प्रेम निवेदन छल कपट से कोसों दूर था, पर वह मजबूर थी। सुरभि उसके हर दुख सुख की साथी थी। उसने सुरभि को अपने दिल की उलझन से सुना डाली। ये सुनकर सुरभि आवेश में आ गई और बोली, दिव्या, तुमने सारे परिवार की जिम्मेदारी ले रखी है क्या? पर तुम्हारे अपने प्रति तो भी कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारे भी तो कुछ अपने अरमान हैं, सपने हैं। कब तक उनकी बलि चढ़ाती जाओगी? सुरभि ने बड़े हक से मालती को चाय बनाने को कहा और दिव्या को बहलाने की कोशिश करने लगी, पर दिव्या की उदासी जस की तस रही। सुरभि उठकर चली गई। अगले दिन कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ दिव्या एक जरूरी मीटिंग में बैठी थी। अचानक ऑफिस के प्यून ने दिव्या को आकर सूचना दी कि दिव्या मैडम, आपका सतना से फ़ोन आया है। दिव्या घबरा गई। प्रिंसिपल मैडम से क्षमा मांगते हुए कॉलेज के ऑफिस की ओर दौड़ी। फ़ोन में दूसरी ओर छोटी बहन निधि थी। बोली, दीदी, लो माँ से बात करो। माँ की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। बोली, दिव्या सुन, एक खुशखबरी है। निधि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, घर बार इंदौर में ही है। लड़के की मामी यही सतना में ही है। शादी इंदौर तेरे बंगले से ही होगी। माँ उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। दिव्या मायूस हो उठी। बोली, माँ, जरूरी मीटिंग चल रही है, बाद में बात करती हूँ। कॉलेज में लेक्चर देते हुए वह एकाग्र नहीं हो पा रही थी। बार बार एक तीखी गहरी टीस मन में उठ रही थी। उसके परिवार में किसी ने एक बार भी उसके विवाह के बारे में नहीं सोचा। किसी को उसके दिल के टूटने की परवाह नहीं है। पिताजी शारीरिक रूप से निर्बल हैं, परंतु वह दुनियादारी की तो अच्छी समझ रखते हैं। अपनी बड़ी बेटी से पहले छोटी बहन का विवाह, अब उनकी बिरादरी क्या उन्हें कुछ नहीं कहेगी? दरअसल बिरादरी भी यही जानती है
कि दिव्या ही परिवार का एकमात्र सहारा है। इस कारण उसके अरमानों को अनदेखा कर, सपनों को कुचलकर अनदेखा कर दिया गया। दिव्या ने शाम को तटस्थ होकर अपने सारे गिले शिकवे मन में ही दबाकर घर वालों से बात की और कह दिया, जब शादी की तारीख निकल जाए तो अवगत करा देना। दिव्या का फ़ोन सुनकर घर में खुशी की लहर सी आ गई। इसके बाद अब माँ के रोज़ ही फ़ोन आने लगे। कभी किसी परेशानी को फ़ोन करती रहती। एक दिन शाम को दिव्या अकेली बैठी सोच रही थी कि अगले साल तो वह एकदम अकेली रह जाएगी। सुरभि की भी शादी है, वह भी चली जाएगी। सामने कॉलेज गेट पर कार रुकी। कार से उतरने वाला और कोई नहीं, राघव था। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह उठकर अंदर चली गई। मालती को चाय बनाने को कह राघव का इंतजार करने लगी। आज उसके दिल में राघव को देख अनोखी सी हिलोरें उठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि वह राघव से दूर भागकर उस बेचारे को किस बात की सज़ा दे रही है। क्या वह संसार का पहला व्यक्ति है जिसने किसी से प्यार का इजहार किया हो? खुले शब्दों में उसने स्वीकार किया है। वास्तव में ये उसका व्यर्थ का अभिमान है, उसकी जाति है। वह किस बात पर घमंड कर रही है? एक गरीब घर की साधारण सी लड़की होने का, जिसके पास एक अच्छी नौकरी के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मालती राघव को लेकर अंदर आ गई। दिव्या ने भी गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए कहा, राघव, बहुत दिन बाद इधर आए हो। राघव चकित सा हो गया। बिना कुछ कहे दिव्या के पास बैठ गया। मालती चाय ले आई तो दिव्या बोली, राघव, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। बहुत जल्दी ही मेरी छोटी बहन निधि की शादी होने वाली है। यही इंदौर में होगी। शादी की तैयारी में तुम मेरी सहायता करोगे ना? ये सुनकर राघव कुछ देर चुप रहकर बोला, दिव्या, तुमसे पहले तुम्हारी छोटी बहन का विवाह, क्या तुमने विवाह करने से मना कर दिया या फिर विवाह न करने का संकल्प कर लिया है? ये सुनकर दिव्या के दिल का दर्द उसके चेहरे पर झलक आया। चोर घोर पीड़ा और बहुत दिनों से मन में छिपा आक्रोश ज्वालामुखी की तरफ फट गया। वह बेबसी से रो पड़ी। राघव हतप्रभ सा होकर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, दिव्या को कैसे शांत करे। दिव्या के पास जाने की ना तो हिम्मत ही थी। उसका मन था, पर वह इस सीमा रेखा को पार नहीं करना चाहता था। अचानक राघव हैरान रह गया जब उसने देखा कि दिव्या उसे लिपट गई और टूट के रो पड़ी। उसने दिव्या को अपनी बाहों में संभाल लिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर चुप कराने लगा। दिव्या रोते रोते अस्फुट शब्दों में ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। राघव, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा साथ ना छोड़ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब स्वार्थी हैं। बस तुम ही एक हो जिसने मुझे दिल से चाहा। कुछ समय बाद दिव्या सामान्य हो गई। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, आज तुम्हारे रुद्र ने तुम्हारे मन के कपाट खोल डाले। तुम अपने परिवार के मोह में अपनी खुशियाँ दांव पर मत लगाओ। अपने बारे में भी कुछ सोचो। मैं ये सलाह हरगिज़ ना दूंगा कि तुम अपने परिवार की उपेक्षा करो, परंतु उनकी खुशियों के साथ अपनी खुशियों का भी ध्यान रखो। उन्हें उनके हाथों लुटने मत दो। दिव्या, कोई कोई बीच का रास्ता निकालो। दिव्या एक छोटी सी आज्ञाकारिणी बच्चों की तरह राघव की बातें सुनती रही। अब दिव्या का मन उलझन से मुक्त हो गया। उसने खुले मन से राघव के प्यार को स्वीकार कर लिया। उसकी सहेली सुरभि भी उसमें आए हुए इस बदलाव से बहुत खुश थी। अब अक्सर छुट्टी वाले दिन राघव और दिव्या बाहर घूमने जाते, कभी लंच या डिनर का कार्यक्रम बनाते। दिव्या भी किसी छुट्टी पर बहुत चाव से राघव को खाने पर बुलाती और उससे उसका मनपसंद खाना बनाकर उसे खिलाती। दिव्या और राघव दोनों का प्यार बहुत ही निराला था। उन दोनों के दिलों को मानो किसी दैविक शक्ति ने जोड़ा था। ना तो दोनों की प्यार की तारें शारीरिक भावनाओं से जुड़ी थी, न आर्थिक, और ना ही किसी स्वार्थ से जुड़ी थी। बस वह दोनों एक दूसरे की खुशी पर समर्पित होने को तैयार रहते थे। दिव्या और राघव की इन खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं थी। जल्द ही उस प्यार के ऊपर मानो ग्रहण सा लग गया हो। तो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कल प्रसारित किया जाएगा।
आशा करती हूँ कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।